एंड आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम डेट आ गई है। 3 अप्रैल से आप लोग का क्या है, एग्जाम है। आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप सभी का क्या होगा, बैक लगेगा। देखिए, हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा। साथ में सर ने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया। और इस टाइम जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो किस पे है, प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास, जो हम लोगों का पेपर क्या है, सेकंड है, पेपर सेकंड है। इसके बारे में इसके इम्पोर्टेंट मतलब पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट कौन से अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है उतना इम्पोर्टेंट क्या होता है, अति लघु प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव और अति ये दोनों अच्छा हो गया, ये दोनों कितने मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। अगर ये अच्छा हो गया तो आप बैक के डर से टेंशन फ्री हो गए, और अगर आपका यही दोनों खराब हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, बैक लग जाएगा और आप टेंशन में रहेंगे कि क्या हो गया, मेरा तो बैक लग गया। तो इन सभी टेंशनों से बचने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्नों की क्या करें, तैयारी करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और साथ में आप लोग देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है। PYQ बचे हुए 10 दिन आप रेगुलर एक PYQ करिए, किसी भी सब्जेक्ट का करिए, बट करिए जरूर। हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आस है। देखिए, सार्वभौमिकरण से क्या आस है, सार्वभौमिकरण मतलब सभी को, है ना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के, है ना, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जात समुदाय का हो, बट उसको क्या होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, एक समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि ये इनका स्टेटस हाई है तो इनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, या बच्चे का IQ लेवल स्मार्ट है, तेज है, तो उसको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एक समान शिक्षा, एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा कि कक्षा 6 के बच्चों का सिलेबस ये है, तो उसमें कोई भी आयु वर्ग हो, मतलब कक्षा 6 में सॉरी मतलब नर्सरी क्लास का बच्चा है या सेकेंड क्लास का जो बच्चा है, तो उसके लिए जो सिलेबस है वह सेकेंड क्लास के सभी बच्चों के लिए सिलेबस क्या होगा, समान होगा। उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाएगी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। बाल श्रम यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाल मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे क्या कराया जा रहा है, कार्य कराया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, बाल श्रम। इसमें क्या पूछा है कि परियोजना क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जो बाल श्रम पीड़ितों की क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है, उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उनको पुनः वर्षित किया जाता है। जैसे बाल श्रम क्या हो गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं ना, तो वो उन लोगों के लिए क्या है, जोखिम भरे काम है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ईटा देने का या गारा ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये बाल श्रम के लिए क्या है, कष्ट अपराध है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत क्या हुआ कि इन पीड़ितों की पहचान की गई और जोखिम भरे काम से इन्हें क्या किया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनशाला कार्यक्रम क्या है। जनशाला कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र UN के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है कि समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम क्या है, ये एक समुदाय होती है, मतलब एक क्या है, समुदाय है, उसमें कई लोग इकट्ठा, समुदाय मतलब
एक ग्रुप बनाया गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहेंगे और मिलके प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वही क्या है, जनशाला कार्यक्रम। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का क्या है, भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र यूएन के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया था समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल्यतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कि कोई भी छात्र है या कोई भी क्या है, स्टूडेंट है, वह अपने एक न्यूनतम स्तर तक सीख सकता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर। पूछा है ना, न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल्यतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को एक न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का स्पष्ट कीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपव्यय और अवरोधन। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक का विद्यालय से हटना। अपव्यय से तात्पर्य क्या है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना, ये क्या है, अपव्यय है। अपव्यय है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके पहले आप उसको हटा दे रहे हैं, है ना। शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटा देना, ये क्या है, अपव्यय है। अवरोध क्या है कि एक ही क्लास में बच्चा बार बार पढ़ रहा है और वो आगे क्लास में नहीं जा पा रहा, यानी उसमें कोई कमी है, रुकावट आ रही है, वो क्या है, अवरोध है। अवरोधन का क्या अभिप्राय है कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना, ये क्या है, अवरोध है। आप शब्द मतलब आप किस पे जाइए, शब्दों पे जाइए और अपने अर्थों से मतलब अपने हिसाब से चीजों को अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगी। आप अपना माइंड मैप बनाइए, क्योंकि अपना माइंड मैप जल्दी इरेज नहीं होता है, वो ज्यादा देर तक रहता है। तो अपव्यय और अवरोध में आप समझ में आया है। अपव्यय क्या है कि विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ रहा है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए बिना क्या कर रहा है, विद्यालय छोड़ दे रहा है, विद्यालय से हट गया, है ना। तो वो आपका वो क्या है, अपव्यय है। इसमें विद्यालय को क्या हुई, क्षति हुई है। और अवरोध क्या है कि किसी बालक को मतलब कोई बालक पढ़ रहा है और एक ही कक्षा में रह जा रहा है ना, किसी एक कारण वह एक ही कक्षा में बार बार रह जा रहा है, तो वो क्या है, अवरोध है। अवरोध मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है जो बार बार उसे रोक रही है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है अपव्यय अवरोध, ये आपके एग्जाम में आता जरूर है। पश्चात विवाद क्या है, ये सारे सन 2023 के प्रश्न है, PYQ है। देख लीजिए, आप PYQ जितना अच्छा पढ़ेंगे आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। पाश्च शिक्षा समर्थक, जो पाश्च हैं ये शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। जो पाश्च लोग थे वे क्या करते थे कि पाश्च शिक्षा समर्थक जो थे वह परंपरागत भारतीय भाषा एवं साहित्य को क्या करते थे, प्रोत्साहन देना चाहते थे। जबकि अंगल शिक्षा समर्थक आधुनिक, कौन से, आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन करना चाहते थे। जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक क्या थे, आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को क्या करते थे, प्रोत्साहन देना चाहते थे। आप चीजों को पढ़िए और चीजें अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम तक लगातार इस चैनल पे मेहनत की जाएगी और आप सभी को PDF भी दिया जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।
बीईपी क्या है? बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहारों को सुधारने हेतु तैयार किया गया। बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहारों को सुधारने हेतु तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जो उड का घोषणा पत्र है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में बल दिए जाने के लिए उसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया। साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। देसी भाषाओं को भी महत्व प्रदान किया गया। याद रखिए कि उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया। साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। याद रखिएगा। ब्रिज कोर्स का क्या अर्थ है? ब्रिज कोर्स का अर्थ एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में क्या मदद करने वाला कार्यक्रम है। ब्रिज कोर्स का क्या अर्थ है? तो ब्रिज कोर्स का अर्थ एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला क्या है? कार्यक्रम है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या अर्थ है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 आ जाए तो बस आप ये याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा क्या करना है? प्रदान कराना है। शिक्षा में छनाई या निस्पंदन सिद्धांत से क्या असर? मैंने आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसने दिया था, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि शिक्षा में छनाई या निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। याद रखिएगा आप लोग। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके। शिक्षा में छनाई या निस्पंदन सिद्धांत से क्या है? मतलब ये क्यों लाया गया? तो ये इसलिए लाया गया कि कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह अन्य जनसाधारण को क्या कर सके? शिक्षित कर सके। देखिए ये सन 2022 में भी आया, 23 में भी आया कि कोठारी आयोग के नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों का ठहराव, ये क्या है? डीईपी परियोजना। सन 2022 और 23 में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। सेवारत अध्यापकों का
विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मैथ्स ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। नेक्स्ट, विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति क्या हो, आकर्षित हो। हम लोगों ने सन 2023 के अति लघु प्रश्नों को देख लिया, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से अगर पवन और राजस चीज को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। बट आप लोग अब लापरवाही मत करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम याद रखिए 3 अप्रैल और पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंड पेपर क्या है उसी दिन प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। एक दिन में 2 पेपर है, दोनों एक जैसा होता है, इसलिए कंफ्यूजन भरा होता है। तो आप चीजें क्वेश्चनों को या चीजों को लेके कंफ्यूज ना रहे, इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। क्या है कि ग्राम शिक्षा समिति सचिव कौन होता है? तो ये आपका प्रधानाध्यापक होते हैं। BRC का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संसद केंद्र होता है। नेक्स्ट, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। यशपाल समिति का गठन हुआ 1992 में। बिना शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह 1993 में 1993 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। न्यूपा का अध्यक्ष कौन है? अवकाश प्राप्त IAS। न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? तो अवकाश प्राप्त IAS। नेक्स्ट, सन 2020 के प्रीवियस ईयर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का है का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए कौन से अभिकरण है? NCERT, UGC, ACERT। ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा पे क्या सुधार किए? आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 2 भी लिख देंगे बहुत है, या 1 ही लिख देंगे। प्राथमिक शिक्षा को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए तथा साथ ही वेतन और सेवा शर्तों में भी क्या किया जाए? सुधार किया जाए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है? प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है अतः इस और सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। आप इतना लिख देंगे, आपको 1 नंबर आप आराम से मिल जाएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं? इसमें समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा संबंधी परियोजनाओं को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का क्या करना था? उन्नयन करना था।
स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ हुआ तो ये जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया।